एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लमेटिक एसे। स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि प्रॉब्लमेटिक एसे में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज आते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स को पता होने में कि कौन से एसे की क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट रीड करती हूँ, नाउ डेज पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, गिव कॉजेज एंड सोल्यूशन। आजकल क्या हो रहा है, पॉवर्टी जो है एक मेजर कंसर्न बन गया है पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, गिव कॉजेज एंड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये कौन सा ऐसे है, कॉज एंड सॉल्यूशन बेस्ड ऐसे कि जो पॉवर्टी है ना, कि एक सीरियस इशू बन गया है गवर्नमेंट के लिए बनेगा नेशन की, तो उनके लिए एक सीरियस इशू बन गया है बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में, मतलब डिफरेंट नेशंस में बन चुका है। इसके क्या कारण है और इसके क्या सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लमेटिक ऐसे में अगर आपको फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं तो कौन सा ऐसे आएगा, कॉज एंड सॉल्यूशन। सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट। The percentage of overweight children in Western society has increased by almost 20% in the last 10 years. Discuss the causes and effects of this disturbing trend. जो परसेंटेज है ओवरवेट चिल्ड्रन की वेस्टर्न सोसाइटी में वो इंक्रीज हो गई है लगभग 20% पिछले 10 ईयर्स में, मतलब इन अ डेकेड की बात करें यहाँ पे। डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड। क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट्स लिखने हैं और प्रीवियस जो टाइप थी उसमें कॉज एंड सॉल्यूशन था, तो दो कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या है, rise in the standard of living in a country often seems to benefit cities rather than rural areas. What problems can this cause? कि जो राइज हो रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अक्सर कहाँ पे देखा जाता है, सिटीज़ में, और क्योंकि सिटीज़ को ही बेनिफिट होता है इस चीज़ से रादर देन रूरल एरियाज़ के कंपैरेटिवली। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन दिस कॉज, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ तो हमें जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे है उसमें भी तीन कैटेगरीज आती हैं। एक आता है कॉज सोल्यूशन, दूसरा आता है कॉज एंड इफेक्ट, और तीसरा आता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स कैन इट कॉज। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कॉजेज लिखने हैं, कॉजेज नहीं पूछे, इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स पूछी कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद दिस कंसेप्ट, कि कौन सी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है। तो यहाँ से आपको आज आइडिया हो गया कि प्रॉब्लमेटिक ऐसे में भी तीन तरह के एसेज होते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। ये तीनों ऐसे नहीं पूछेगा, इनमें से कोई एक टाइप आ सकती है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि कॉज एंड सोल्यूशन। अगर मैं बात करती हूँ, ये स्टेटमेंट है, New research has shown that overeating has become a bigger problem in the world than hunger. न्यू रिसर्च के दौरान ऐसा शो किया गया, हैज शोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम भी ध्यान रखेंगे कि हमें जितना भी टास्क लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, कि ओवर ईटिंग क्या है, एक सीरियस एक बिगर प्रॉब्लम बन गया है वर्ल्ड में दैन हंगर। हंगर मतलब भूख, स्टार्वेशन के कंपैरेटिवली लोग एक सीरियस इशू क्या बना है लोगों के लिए कि लोग क्या करें, ओवर ईट करें, एक्सेस में फूड को कंज्यूम करें, ये एक कंसर्न बन गया। तो अगर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कोरेंस का ध्यान रखना है। अगर ये ओवर ईटिंग बना है तो ये कंसर्न किसके लिए होगा, चिंताजनक विषय किनके लिए होगा, ऑब्वियसली हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, है ना, डाइटिशियंस के लिए होगा, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। बच्चे हर चीज़ में क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको गवर्नमेंट के साथ रिलेट कर देते हैं। हमें हर चीज़ गवर्नमेंट के साथ रिलेट नहीं करना है, हमें देखना है कि वो प्रॉब्लम का स्फीयर क्या है, उसमें उस पैटर्न को डील करता कौन है, तो उसको उसके साथ हमने रिलेट करना है, ऐसे हमारा कोरेंस बनना चाहिए, ठीक है। What are the reasons of this problem? क्या कारण है इस प्रॉब्लम के, रीजंस मीन्स कारण, कॉजेज पूछे हैं, हाउ कैन इट बी सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका मतलब सजेशंस पूछे हैं, सॉल्यूशंस की बात हुई है, तो कॉज एंड सॉल्यूशन बेस्ड है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक प्रीवियस वीडियो भी डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एसे की टाइप होती है, स्टेटमेंट जो होती है हमारे एसे की, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, टू पार्ट्स में। वन इज द बेस लाइन, हाउएवर अनदर इज द डिमांड लाइन। बेसलाइन क्या है, न्यू रिसर्च से लेके हंगर तक है। बेसलाइन का फंक्शन क्या है कि यहाँ से हमें एक कीवर्ड मिलता है, कीवर्ड क्या है, ओवर ईटिंग। तो हमारा जो टास्क रहेगा वो हम ओवर ईटिंग के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसी सेंटेंस को हमने रीफ्रेज करना होता है। और डिमांड लाइंस कितनी है हमारे पास, 2 है, कि व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। जो डिमांड लाइन का फंक्शन बताता है वो हमें बताता है कि जो ऐसे की टाइप क्या है, इसमें थीसिस स्टेटमेंट जो लिखना है वो इसको देख के लिखते हैं हम, और इससे ये पता लगता है कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉज सोल्यूशन है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है मेरे पास स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करती हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 कॉजेज, बॉडी पैराग्राफ 2 सॉल्यूशन एंड देन कंक्लूजन। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आप 2 कॉजेज हाईलाइट करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में 2 सॉल्यूशंस हाईलाइट करेंगे। अनदर प्रोबेबिलिटी,
इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 में एक कॉज उसी के साथ रेलिवेंट सॉल्यूशन, बॉडी पैराग्राफ 2 में अगेन एक कॉज उसी के साथ रेलिवेंट सॉल्यूशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पैटर्न फॉलो करते आए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि बॉडी पैराग्राफ 1 में कॉजेज लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 में सॉल्यूशन लिखते हैं। आज हम क्या करेंगे, एक कॉज एक सॉल्यूशन लिख के देखेंगे, इसे कैसे लिखा जा सकता है इफेक्टिव वे में, ये हम इस एसे के थ्रू डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल आंसर। इट इज़ रिवील्ड बाय रिसर्चर्स। अभी देखिए यहाँ पे इट इज़ रिवील्ड बाय रिसर्चर्स क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डायरेक्ट रिफ्रेजिंग की है। जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें हमने अपने बेसिकली 3 पैरामीटर्स कवर करने होते हैं, जेनरलाइन, रिफ्रेजिंग एंड थीसिस स्टेटमेंट। जो जेनरलाइन होता है दैट इज टोटली ऑप्शनल, तो हम रिफ्रेजिंग करेंगे बेसलाइन की और थीसिस कर सकते हैं। आप जनरलाइन स्किप भी कर देंगे तो इसका आपके स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं जाएगा। अब यहाँ पे सम पीपल थिंक, अदर पीपल थिंक, नाउ डेज, दीज डेज करके बात नहीं हुई है, डायरेक्टली बात हो रही है कि न्यू रिसर्च, एक रिसर्च के दौरान ऐसे पता लगा है, शो किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज रिवील्ड बाय रिसर्चर्स, पैसिव लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि रिसर्चर्स ने ये रिवील किया है, ये दर्शाया है, क्या दर्शाया कि ओवर ईटिंग हैज बिकम अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैन हंगर। मैंने वर्ड टू वर्ड रिफ्रेज नहीं किया है, आप देख सकते हैं, ओवर ईटिंग ले लिया है यहाँ से, बिगर प्रॉब्लम है, सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न कर दिया है, फॉर मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने कहा है ना इन द वर्ल्ड दैन हंगर, फॉर मैनी, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स के बारे में बात हुई थी है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैन हंगर। उसके बाद है कि क्या कारण है इसके और इसके क्या सॉल्यूशन है। तो थीसिस कैसे लिखेंगे, I will elaborate the factors which are responsible for overeating in the below paragraphs along with the steps through which it can be solved। मैं इलेबोरेट करूंगी उन फैक्टर्स को जो क्या है, जिम्मेवार हैं ओवर ईटिंग के लिए, मतलब लोगों को ओवर ईट क्यों करते हैं, वो फैक्टर्स जो उन्हें कंपेल करते हैं ओवर ईट करने के लिए, उन फैक्टर्स को मैं हाईलाइट करूंगी और कुछ सजेशंस बताऊंगी जो इस इशू को सॉल्व करेंगे। कहाँ पे बताऊंगी, इन दी बिलो पैराग्राफ्स। बहुत सारे स्टूडेंट जब पैराग्राफ लिखते हैं तो सिंगुलर में छोड़ देते हैं, एस नहीं लगाते हैं, जिनकी वजह से एरर ऑफ सिंगुलर प्लूरल होने से उनका स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जब भी आप टास्क लिखें। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ 1, जैसे मैंने बात की है, बॉडी पैराग्राफ 1 में हम एक कॉज और एक सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने टिपिकल मेथड यूज नहीं करना है कि टू कमेंस विद द कॉज, है ना, वो नहीं, क्योंकि अभी वो ऑब्सोलीट मेथड हो गए। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आप जो मेथड फॉलो करें आप उसे गिव अप कर दीजिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप अपना राइटिंग में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज ट्राई टू राइट इन सिंपल एंड नेचुरल वे। जितना आप सिंपल और नेचुरल वे में लिखेंगे उतना आपका राइटिंग में स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा, उतने ज़्यादा आपको स्कोर मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने सीधा ही स्टार्ट किया कि इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटेटिव एरा, कि आज के कट थ्रोट कॉम्पिटेटिव एरा मीन्स नेक टू नेक कॉम्पिटिशन की बात हो रही है। मैनी पीपल हैव, पीपल प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लिया है, हैव लिया है। हैव स्ट्रेस ऑफ वर्क, इनकम, फैमिली इश्यूज, एकेडमिक टास्क एंड मैनी मोर। लोगों को स्ट्रेस है, काम का है, इनकम का है, फैमिली इश्यूज का है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ का है, और बहुत सारे उनको स्ट्रेस रहते हैं। एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स रिवील दैट the stress hormones affect the eating patterns, like some people avoid to eat food due to the stress whereas others eat a lot। कटथ्रोट कॉम्पिटेटिव एरा में लोगों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस हो जाता है, किसी को इनकम बढ़ाने का है तो किसी को अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड है तो किसी को फैमिली इश्यूज़ के रिगार्डिंग स्ट्रेस है, तो कई लोगों को स्ट्रेस है अपने काम का। और हेल्थ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिवील किया है, क्या रिवील किया है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हमारे जब इफेक्ट होते हैं तो वो किस चीज़ के ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे ईटिंग पैटर्न्स के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में अवॉइड करते हैं फूड को ईट करना, जबकि दूसरे क्या करते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। देयरफॉर स्ट्रेस ईट पीपल, स्ट्रेस ईट पीपल मतलब जो स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, लाइक टू कंज्यूम हाई फैट एंड हाई शुगर फूड। जो स्ट्रेस में जो लोग होते हैं उनको जब ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है, वो फूड कंज्यूम करेंगे जिसमें ज़्यादातर फैट हो या फिर ज़्यादातर शुगर हो, क्योंकि वो सोचते हैं, दे थिंक इट इज़ अ बेस्ट वे। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ हमेशा द आर्टिकल लगता है। ग्रामेटिकल यहाँ पे मैंने आपको एक टिप दिया है, ग्रामर टिप हो गया आपके पास कि इट इज़ द बेस्ट वे टू टैकल। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको ग्रामर टिप मिला है आज, कि इट इज़ द बेस्ट वे टू टैकल विद द इशू ऑफ एंजाइटी एंड मेंटल फिटीग। फिटीग मतलब रेस्टलेसनेस। Owing to this, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस दे बिकम विक्टिम ऑफ ओवर ईटिंग। वो किसका शिकार हो जाते हैं, ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। टू डील विद दिस इशू, कौन सा इशू, मतलब ये स्ट्रेस वाले इशू की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसी की वजह से वो लोग ओवर ईट कर रहे थे ना, क्योंकि उनके स्ट्रेस हार्मोन्स ने क्या चीज़ इफेक्ट कर दी थी, उनके ईटिंग पैटर्न्स पे इम्पैक्ट डाल दिया था, जिसकी वजह से वो फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें ज़्यादातर शुगर और क्या होती है, फैट होती है, क्योंकि उनको लगता है कि दीज आर द बेस्ट मैथड टू डील विद द इशू ऑफ स्ट्रेस, है ना।
तो अब इस ओवर ईटिंग वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करेंगे हम? टू डील विद दिस इशू इंडिविजुअल शुड डू। अभी यहाँ पे हम शुड पे आ जाएंगे क्योंकि हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो रिकमेंडेशन के लिए हम शुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा। शुड के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि शुड ज्यादा हो रहा है तो आप ऑट टू भी लगा सकते हैं। ऑट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऑट टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इंडिविजुअल शुड डू एक्सरसाइज, उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, और ट्राई टू सीक हेल्प ऑफ अदर्स, और they should do meditation because these activities help them in getting rid of stress more easily rather than eating a lot। या तो जो लोग स्ट्रेस में हैं उन्हें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, या दूसरों से एडवाइस लेनी चाहिए, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए शेयर करना चाहिए, बातें डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। इससे उनको rid ऑफ मतलब छुटकारा मिलेगा स्ट्रेस से बजाय के ज़्यादा खाने से। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू डील विद द इशू ऑफ ओवर ईटिंग। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, एक कॉज के साथ एक सॉल्यूशन हाईलाइट कर दिया है। दूसरा कॉज और सॉल्यूशन हम बॉडी पैराग्राफ 2 में हाईलाइट करेंगे। इंसोम्निया इज द अनदर कॉज ऑफ ओवर ईटिंग। इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस क्या है? दूसरा कॉज है ओवर ईटिंग का एज पर द डॉक्टर। डॉक्टर्स के अनुसार, यहाँ पे अगर आपने देखा तो मैंने हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात की थी और यहाँ पे मैं डॉक्टर्स की बात करी हूँ। लैक ऑफ स्लीप, स्लीप की कमी के कारण से क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, जैसे कि इट पुट्स बैड इम्पैक्ट ऑन द क्रूशियल हार्मोन्स ऑफ द बॉडी दैट कॉज एपेटाइट। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो डॉक्टर्स के अनुसार आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं नेगेटिवली और उसकी वजह से कॉज एपेटाइट, आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और यहाँ पे लिया था टू डील विद दिस इशू, अडल्ट शुड ट्राई टू स्लीप फॉर 7 to 9 आवर्स। की अडल्ट को क्या करना चाहिए? 7 to 9 आवर्स होना चाहिए, जबकि यंग चिल्ड्रन को स्लीप करना चाहिए 8 to 13 आवर्स, विच आर सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स बिकॉज प्रॉपर स्लीप अलाउज द पीपल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, अगर वो हेल्दी रहेंगे तो वो हेल्दी खाना खाएंगे, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी क्या हो जाएंगी? हेल्दी हो जाएंगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू डील विद द इशू ऑफ ओवर ईटिंग। क्योंकि ओवर ईटिंग किसकी वजह से हो रहा है? इंसोम्निया की वजह से हो रहा है। इंसोम्निया होने की वजह से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे एपेटाइट होता है। तो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं लोगों को टू टेक अ प्रॉपर स्लीप, है ना, जिसकी वजह से वो इस इशू के साथ इजीली डील कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहेगा? कंक्लूजन में हमने कभी भी कुछ भी नया नहीं लिखना होता। जो भी हमने अपने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में आइडियाज लिखे होते हैं उन्हीं को हमने बहुत स्मार्टली इफेक्टिवली क्या करना होता है? रैप अप करना होता है बाय डूइंग पैराफ्रेजिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने कैसे लिखा है इन कंक्लूजन। कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं टू रिकैपिचुलेट, टू इनकैप्सुलेट, टू रैप अप, है ना। मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि सिंपल लिखे, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन। जितना सिंपल जाएंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि आजकल सिंपल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा एग्जामिनर्स पसंद कर रहे हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि जो लोग क्रैम्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, टू एनकैप्सुलेट, टू रिकैपिचुलेट, उनका सिर्फ 6 स्कोर आ रहा है, जबकि उनकी राइटिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ क्रैम्ड या मक्ड अप वर्ड्स को आप अवॉइड करिए और सिंपल राइटिंग्स ज़रूर लिखिए। इन कंक्लूजन, स्ट्रेस एंड इंसोम्निया आर द 2 मेन रीजन्स। स्ट्रेस और इंसोम्निया क्या है? 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है? पीपल ईट अलॉट, बट दीज रीजन्स कैन बी अप्रूटेड। कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर है, कि इन रीजन्स को अप्रूट किया जा सकता है इजीली अगर लोग क्या करें? विल फॉलो द रिकमेंडेशंस ऑफ द हेल्थ एक्सपर्ट्स। अगर लोग क्या करें? हेल्थ एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस को फॉलो करें। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है, कंक्लूजन में मैंने रैप अप ही करा है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से टास्क आता है, उनके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कंक्लूजन लिखना होता है तो उन्हें रैप अप नहीं करना आता है, जहाँ पे उनका स्कोर क्या हो जाता है? इफेक्ट हो जाता है बैडली। तो प्लीज़ आप अपने कंक्लूजन पे ज़रूर वर्क करें और उसे बहुत इफेक्टिवली लिखने की कोशिश करें। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वे कि हम कैसे एक कॉज के साथ एक सोल्यूशन लिखते हुए इस एस्से को लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर सकती हूँ, रिसेंटली जो 15 सितंबर का एग्जाम हुआ था उसके इवनिंग स्लॉट में कुछ सेंटर्स में ये सेम स्टेटमेंट आई है। देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, प्लीज़ हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप हमारे जितने भी एग्ज़ाम रिव्यूज़ हैं बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल, एक बार उनको ज़रूर गो थ्रू करें। यू विल डेफिनेटली गेट फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज थिंग्स। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।